नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी गद्य का उद्भव किस प्रकार से हुआ तथा किस तरह से वह आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल होते हुए आज की अवस्था में पहुंचा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो खड़ी बोली गद्य है वह मूलतः आधुनिक काल की देन है। यानी जो खड़ी बोली गद्य आज हम लोग बोलते हैं या जो पुस्तकें आज हम लोग पढ़ते हैं खड़ी बोली में, वह मूलतः आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल में आकर के खड़ी बोली गद्य का व्यापक रूप से विस्तार हुआ। लेकिन आधुनिक काल से पूर्व भी हिंदी गद्य किसी न किसी रूप में दिखाई देता रहा है। यानी खड़ी बोली गद्य से पूर्व भी हिंदी गद्य का कोई न कोई रूप रहा है। हिंदी गद्य का पहला रूप जो हमें दिखाई देता है वह आदिकाल में दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम आदिकालीन हिंदी गद्य का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आदिकाल में कौन कौन सी पुस्तकें हिंदी गद्य की थी और हिंदी गद्य का स्वरूप वहां पर कैसा था। आदिकाल में हिंदी गद्य की 4 पुस्तकें मिलती हैं जहां हिंदी गद्य का आरंभिक रूप दिखाई पड़ता है। यानी 4 पुस्तकें कुल हिंदी गद्य की आदिकाल में मिलती हैं हमें। पहला पुस्तक है कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी में उद्धोतन सूरि के द्वारा लिखा गया था। पहला पुस्तक कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी में उद्धोतन सूरि के द्वारा लिखा गया था। दूसरा पुस्तक है राउलवेल। राउलवेल जो है वो 11वीं शताब्दी में रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया है। यानी कवि का नाम है रोड़ा। रोड़ा कवि के द्वारा 11वीं शताब्दी में राउलवेल नामक ग्रंथ लिखा गया है। इसकी जो विशेषताएं हैं, पहला है कि यह शिलांकृत कृति है, यानी शिला पर लिखा गया है, पत्थर पर लिखा गया है, कागज पर नहीं लिखा गया है। दूसरा विशेषता है कि यह चंपू काव्य है, यानी गद्य पद्य का मिश्रण है। यानी जो पुस्तक गद्य भी होता है और पद्य में भी होता है, यानी दोनों का मिश्रण होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो राउलवेल जो है एक चंपू काव्य है। इसमें कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का वर्णन किया गया है। यानी राउलवेल जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन किया गया है और हिंदी में नक्शिक वर्णन परंपरा का आरंभ राउलवेल नामक ग्रंथ से ही माना जाता है। तो ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है राउलवेल के बारे में। आपको याद रखना है कि राउलवेल जो है शिलांकृत कृति है, चंपू काव्य है, कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है इसमें, और हिंदी में नक्शिक वर्णन परंपरा का आरंभ राउलवेल के द्वारा ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा ग्रंथ देखते हैं। आदिकालीन हिंदी ग्रंथ तीसरा ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो 12वीं शताब्दी में दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसमें बनारस के आसपास की भाषा और संस्कृति का चित्रण मिलता है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यानी 2 टॉपिक इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि बनारस के आसपास की भाषा और संस्कृति का चित्रण मिलता है, और दूसरा कि यह एक व्याकरण ग्रंथ है। आदिकाल का चौथा पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो है 14वीं शताब्दी में लिखा गया है और ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा यह लिखा गया है। यह एक विश्वकोश है। यानी वर्ण रत्नाकर जो है विश्वकोश है। मैथिली गद्य का प्रथम रचना माना जाता है। वर्ण रत्नाकर को मैथिली गद्य का प्रथम रचना माना जाता है और इसका संपादन जो है सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा किया गया है। यानी सुनीत कुमार चटर्जी जो है इसके संपादक हैं। यही 4 ग्रंथ जो है आदिकाल में हिंदी गद्य के मिलते हैं और हिंदी गद्य का आरंभिक रूप इन्हीं ग्रंथों में हमें दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आदिकाल के बाद मध्यकाल में हिंदी गद्य का कौन कौन सा रूप दिखाई पड़ता है। तो मध्यकाल में हमें हिंदी गद्य के कुल 3 रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला है राजस्थानी गद्य, दूसरा है ब्रजभाषा गद्य और तीसरा है खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य मूलतः आधुनिक युग की देन है, लेकिन इसका बीज जो है मध्यकाल में कुछ कुछ मात्रा में दिखाई पड़ने लगता है। राजस्थानी गद्य जो है दोस्तों सबसे प्राचीन गद्य है, उसके बाद ब्रजभाषा आता है और उसके बाद खड़ी बोली गद्य आता है। एक एक करके हम तीनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि राजस्थानी गद्य क्या है। हिंदी गद्य का आरंभिक रूप है और 10वीं शताब्दी में इसका आरंभ होता है। यानी ऊपर के आदिकाल के जो 4 ग्रंथ हमने देखे हैं वो भी राजस्थानी गद्य के अंतर्गत ही आ जाते हैं। 10वीं शताब्दी में इसका आरंभ होता है और हिंदी गद्य का आरंभिक रूप है। यानी आपसे पूछा जाए कि हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो राजस्थानी गद्य जो है हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप है। और इसमें जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उसका नाम है पहले का धनपाल कथा। धनपाल कथा जो है 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। दूसरा ग्रंथ है पृथ्वी चंद्र चरित्र।
1421 ईस्वी में माणिक्य चंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा ग्रंथ है पंचाख्यान 1847 में फतह राम बैरागी के द्वारा लिखा गया है। तीनों ग्रंथ आपको याद रखने हैं। राजस्थानी गद्य यहाँ समाप्त होता है, यानी राजस्थानी गद्य जो है हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप है, 10वीं शती में आरंभ होता है। और इन तीनों ग्रंथों को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल के हिंदी गद्य का दूसरा रूप है ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य जो है वो राजस्थानी गद्य के बाद आता है, कालक्रम की दृष्टि से राजस्थानी गद्य के बाद आता है। और शुक्ल जी के अनुसार संवत 1400 ईस्वी यानी सन 1343 ईस्वी, सन 1343 ईस्वी से इसका आरंभ होता है। और गोरखपंथी योगियों में सर्वप्रथम यह पाया जाता है। यानी ब्रजभाषा गद्य का सबसे पहला रूप जो है गोरखनाथ यानी गोरखपंथी योगियों में दिखाई पड़ता है। इसके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसको देख लेते हैं। पहला है श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन जो है विठल नाथ के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है 84 वैष्णव की वार्ता। तीसरा है 252 वैष्णव की वार्ता। ये दोनों ग्रंथ जो हैं 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोसाई गोकुल नाथ के द्वारा लिखा गया है। अगला ग्रंथ है अष्टयाम। अष्टयाम जो है नाभादास के द्वारा लिखा गया है। और राजनीति नामक ग्रंथ जो है लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया है। ये जो है ब्रजभाषा गद्य के महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ब्रजभाषा गद्य के बाद खड़ी बोली गद्य का विकास होता है। और खड़ी बोली गद्य हम पहले बता चुके हैं कि मूलतः आधुनिक काल की देन है, लेकिन शुक्ल जी का मानना है कि इसका आरंभ जो है अकबर के समय में गंग कवि के द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा से शुरू होता है। लेकिन मूलतः जो है पत्र पत्रिकाओं का विकास जब हुआ है आधुनिक काल में, नवजागरण की चेतना आई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, उसके बाद जो है खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्यतः होता है। और आधुनिक विचारधारा को वाहन प्रदान करती है, यानी आगे बढ़ाती है खड़ी बोली गद्य। तो खड़ी बोली गद्य जो है मूलतः आधुनिक काल की ही देन है। लेकिन शुक्ल जी का मानना है कि अकबर के समय में गंग कवि के द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा से इसका आरंभ होता है। उसके बाद भाषा योग वशिष्ठ 1741 में राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया है। और यह हिंदी गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना मानी जाती है कि हिंदी गद्य जो है इसमें प्रौढ़ रूप में दिखाई देता है। इसके बाद दो ऐसे विद्वान हैं जिनका फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रहा, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षक रहे हैं। आपको बता दें कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। और लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षक रहे हैं। और हिंदी गद्य के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, खासकर खड़ी बोली गद्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लल्लू लाल ने 1800 ईस्वी में प्रेम सांवर नामक ग्रंथ का रचना किया। और सदल मिश्र ने 1800 ईस्वी में ही नाचिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की है। ये दोनों विद्वान फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रहे हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पी प्रश्नों में कि इनमें से कौन जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रहा है या नहीं रहा है। उसके बाद इन्हीं के समय में दो और विद्वान हैं जिनका फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था। पहले का नाम है ईसा अल्लाह खां और दूसरे का नाम है सदा सुखलाल। ईसा अल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी लिखते हैं और जिसकी समय सीमा है 1798 से 1803, यानी 1798 से 1803 ईस्वी के बीच ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी नामक एक कहानी की रचना की है। सदा सुखलाल जो है 1818 ईस्वी में सुख सागर नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। इन विद्वानों ने लगभग आपको बता दें कि 1800 से लेकर के 1830 ईस्वी तक, मूलतः 1800 से लेकर के 1830 ईस्वी तक हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान इन्होंने दिया है। खासकर लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां और मुंशी सदा सुखलाल ने। इनके बाद जो है दो विद्वान हिंदी साहित्य में आते हैं। पहले का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज के जो विद्वान हैं। और उसके अलावा जो ईसा अल्लाह खां हैं और सदा सुखलाल हैं, इनके पश्चात इनका समय बीत जाने के बाद हिंदी गद्य में दो विद्वानों का उदय होता है, या कहें कि दो राजाओं का उदय होता है। पहले का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद
अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के समर्थक थे और राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। इस तरह से हम देखें तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा शैली अलग थी और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा शैली अलग थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी में उर्दू के समर्थक थे और राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी में संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। दोनों की रचनाओं को देख लेते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना और इतिहास तिमिरनाशक। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, उसके बारे में हमें ध्यान नहीं देना है। इन दोनों को जरूर याद रखना है, राजा भोज का सपना और इतिहास तिमिरनाशक। राजा लक्ष्मण सिंह ने मूलतः स्वतंत्र रूप से कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, इन्होंने अनुवाद किया है। अनुवाद किए हैं कालिदास के नाटकों का। पहला है शकुंतला, 1862 में अनुवाद किए थे। दूसरा रघुवंश है, 1872 में अनुवाद किए थे। और तीसरा मेघदूत है, जिसका अनुवाद इन्होंने 1882 ईस्वी में किया है। यानी इस तरीके से देख लें तो भारतेंदु युग के आने से पहले हिंदी साहित्य में जब भारतेंदु युग का उदय हुआ और मुख्य रूप से आधुनिक कालीन गद्य का उदय हुआ, उसके पहले ही इन दोनों विद्वानों ने हिंदी गद्य को अपनी अपनी शैली प्रदान कर चुके थे और हिंदी गद्य को एक तरीके से नए रास्ते पर लेकर के जा रहे थे। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय होता है और भारतेंदु युग का आगमन होता है और भारतेंदु युग में हिंदी गद्य मुख्य रूप से अपने आधुनिक रूप में शुरुआत होती है। यहाँ निबंध का शुरुआत होता है, आलोचना का शुरुआत होता है, नाटक लिखे जाते हैं और उपन्यास की शुरुआत होती है। इन सब ने मिलकर के हिंदी गद्य को एक नया रूप प्रदान किया और हिंदी गद्य तेजी से आगे बढ़ा और आज का जो हिंदी गद्य दिखाई दे रहा है मूलतः उसकी नींव जो है भारतेंदु युग में ही पड़ी थी। हम एक एक करके इस वीडियो के बाद जो है हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, उपन्यास का विकास कैसे हुआ, निबंध का विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में सिंगल सिंगल वीडियो हम लेकर के आएंगे इस वीडियो में। यहीं तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।